ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ। डिप्रेशन का क्या मतलब है बच्चों? डिप्रेशन का मतलब है रिड्यूस होना, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। तो फ्रीजिंग पॉइंट का रिड्यूस हो जाना नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है पहले वो समझेंगे हम, फिर उसके बाद हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is that temperature at which the liquid and its solid state exist in equilibrium। देखो बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और उससे फ्रीज होने वाला, ध्यान रखना यहां सॉलिड जो हो रहा है ना बच्चों, यहां सॉलिड स्टेट का मतलब है लिक्विड एंड इट्स भाई लिक्विड है, लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट होगा और जब लिक्विड फ्रीज होता जाएगा, फ्रीज करना स्टार्ट करेगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे वाटर की बात करें, वाटर जब फ्रीजिंग करता है तो फ्रीजिंग से क्या मिलता जाता है हमें? आइस। तो ये आइस कहां से आया? वाटर से ही तो आया। तो वाटर लिक्विड था, वो फ्रीज होता गया और सॉलिड आइस में कन्वर्ट होता गया। तो यहां जो हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं बच्चों, वो उसी लिक्विड की बात कर रहे हैं जिसका फ्रीजिंग हो रहा है, और इसी को बच्चों फ्रोजन सॉल्वेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड जो कि फ्रीज होके सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, यानी वही सॉल्वेंट, यानी यहां लिक्विड जो है हमारा वो सॉल्वेंट है बच्चों, ठीक है। और ये लिक्विड और ये फ्रोजन सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्वेंट और उसका जो जमा हुआ सॉल्वेंट है सॉलिड फॉर्म में, वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं एंड हैव द सेम वेपर प्रेशर, और दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड और उससे फ्रीज होने वाला सॉलिड जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। सपोज आइस। अब आइस के लिए बच्चों डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जो वेपर प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। अब आप पूछेंगे सर आइस का वेपर प्रेशर, आइस तो सॉलिड है, और सर आपने तो कहा था जब भी सॉलिड होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा। नहीं बच्चों, वो मैंने सॉल्यूट के लिए कहा था। जब भी इस चैप्टर में सॉलिड सॉल्यूट होगा तो वो कंफर्म है नॉन वॉलेटाइल ही होगा, लेकिन यहां अभी हम सॉलिड सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो लिक्विड सॉल्वेंट आपने लिया है वो फ्रीज होके सॉलिड सॉल्वेंट बनाएगा, ठीक है। तो अभी सॉल्यूट की बात नहीं चल रही है, सॉल्यूट की बात अभी हम बाद में करेंगे, सॉल्यूट को अभी हमें बीच में नहीं लाना है। तो लिक्विड उससे जमने वाला सॉलिड सॉल्वेंट यानी आइस, वाटर के केस में उसे हम आइस कहेंगे। तो अब आप पूछोगे सर आइस भी क्या वेपराइज होता है, वेपर्स बनाता है? बिल्कुल बनाता है बच्चों, आइस इज अ वॉलेटाइल कंपोनेंट। ऐसी और एग्जांपल्स भी हैं, कैम्फर, नेफ्थलीन बोल्स, कैम्फर जैसे कपूर आप रख दो वेपराइज होगा। आप आइस को रख दो रूम टेम्परेचर पर, आइस को आप रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो क्या उसकी भाप नहीं देखते आप, वेपर्स नहीं बनती हैं, तो वॉलेटाइल है। तो आइस का डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट वेपर प्रेशर्स होते हैं। तो उसकी कुछ वैल्यूज बता रहा हूं मैं बच्चों आपको, ये वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, ये बिल्कुल लर्न नहीं करनी है हमें, टेबल बिल्कुल भी लर्न नहीं करनी है। तो देखिए बच्चों, जब आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू इतनी atm होती है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर उसका वेपर प्रेशर 0.0028 है, -8 पर इतना है, -6 पर इतना है, -4 पे इतना है, और इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर इतना होता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट हमें समझना है, तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज फॉर्म में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है लिक्विड वाटर के साथ। तो देखो बच्चों, अगर आप यहां से यहां देख रहे हो टॉप टू बॉटम, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? अच्छे से देखो आप, -10, -8, -6 टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो बॉटम पर जब हम जाएंगे तो वेपर प्रेशर,
तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम जब आप मूव करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात हम जानते हैं ना बच्चों, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है उसका वेपर प्रेशर इतना हो जाता है। क्लियर है बात? समझ आई? ये तो ही आइस की बात, ये वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी है। अब बच्चों हम बात करेंगे वाटर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? वाटर की। तो वाटर के केस में देखते हैं हम, ये वैल्यूज हैं 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज रूम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बच्चों? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर इतना होता है। अब देखो यहां 25 से 20, 15, 10, 5 टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो देखो बच्चों वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा इसका वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अब देखो कितनी बढ़िया बात नजर आ रही है बच्चों यहां पर, अगर आप अच्छे से देखो तो आइस और वाटर जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते हैं, देख लो आप, जैसे ही आइस और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते हैं दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। पढ़ो डेफिनेशन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड इट्स सॉल्वेंट, मतलब इट्स सॉलिड सॉल्वेंट, तो ये लिक्विड सॉल्वेंट और उसी का है सॉलिड सॉल्वेंट, जब दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम पर वाटर और आइस दोनों एग्जिस्ट करते हैं? हां बच्चों, इक्विलिब्रियम पर आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों फॉर्म प्रेजेंट रहते हैं। आप हल्का सा टेम्परेचर का वेरिएशन करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या समझ आया बच्चों हमको कि जब हमें आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना हो, यानी वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में लाना हो, तो हमें आइस का टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, जिससे वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, जिससे उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि -10 से आपको 0 लाना है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। देखो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन वाटर के केस में उल्टा हो रहा है। वाटर रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर उसका आइस के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। देख लो आप, आइस का वेपर प्रेशर यहां पर अगर हम देखें तो 0.0028 था स्टार्टिंग में, और रूम टेम्परेचर पे यहां मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा था, टेम्परेचर भी ज्यादा था। तो अब आपको टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है। तो इन शॉर्ट वाटर का टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कहां तक ले जाना है? 0 डिग्री सेल्सियस तक, फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाना है, जहां पर आइस का और वाटर का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, वहां तक हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। और आइस के केस में हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है। कहां तक इंक्रीज करना है? जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आएगा दोनों का वेपर प्रेशर सेम, दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, तो H2O सॉलिड मींस आइस और लिक्विड वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, इसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। समझ आई बात? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई? ओके बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को आइस और वाटर की टेबल समझाई थी कि आइस के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना हो रहा था 0 तक पहुंचाने के लिए,
और वाटर का टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना पड़ रहा था 0 तक लाने के लिए, यानी दोनों को फ्रीजिंग पॉइंट पे लाने के लिए आइस का टेम्परेचर इंक्रीज और वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ रहा था। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उसी को हमने फ्रीजिंग पॉइंट कहा था। अब बच्चों उसी को हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे, बिकॉज यहाँ ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसी फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चों, y एक्सिस पे मैंने लिया है वेपर प्रेशर, x एक्सिस पे लिया है हमने टेम्परेचर। आपको याद आ रहा हो तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी ऐसा ही एक ग्राफ समझा था, वैसे हम यहां पर भी समझेंगे बच्चों। देखो बच्चों, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, मैं एज ए एग्जाम्पल वाटर लेकर चल रहा हूं। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो ये है वाटर का कुछ वेपर प्रेशर जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी, वो वैल्यूज हमें लर्न नहीं करनी है। तो एक्चुअली बच्चों अगर हम देखें तो यहां पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड वाटर का कुछ वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। अभी यहां पे लिक्विड वाटर कुछ वेपर प्रेशर शो कर रहा है। ओके, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए हमने क्या किया था, वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज किया था, जिससे उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा था। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रूम टेम्परेचर से जैसे जैसे हम इधर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा और नीचे आएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। समझ आ रही है बात? तो देखो रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर का यहां कुछ वेपर प्रेशर है। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए आप अगर अच्छे से देख रहे हो तो हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। देखो आप अच्छे से, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जा रहा है। कहां तक ले जाना है हमको, 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। तो यहां पर सपोज हमें मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना मिल गया यहां पर हमको, वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हर सॉल्वेंट का अपना अपना अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो दोबारा क्या बच्चों, रूम टेम्परेचर पर वाटर का कुछ वेपर प्रेशर था, हमें उसे फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचाना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है, तो हम उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करते गए बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करते गए, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता गया। यहां 0 पर पहुंचते ही हमें वेपर प्रेशर की वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.0060। लर्न नहीं करनी है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं आपको, यहां पर हमें इस 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर की वैल्यू मिल गई। ये तो बात हुई बच्चों वाटर यानी लिक्विड वाटर की। तो ये मेरे पास कौन हुआ बच्चों, लिक्विड सॉल्वेंट। कौन बच्चों, लिक्विड सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट तो वाटर के अलावा कोई और भी हो सकता है, इसलिए हमने इन जनरल लिख दिया लिक्विड सॉल्वेंट। अब हम आइस की बात करते हैं बच्चों। देखो आइस का अगर आपको याद हो तो -10 डिग्री सेल्सियस पर, आइस का -10 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वेपर प्रेशर था। और अगर आपने अच्छे से टेबल को देखा हो, मैं एक बार आपको फिर दिखा दूं, आप इस टेबल में देखो, वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर था वो आइस के -10 डिग्री सेल्सियस के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। देख लो आप, आइस का जो वेपर प्रेशर है -10 डिग्री सेल्सियस पर, वो वाटर के 25 डिग्री सेल्सियस वाले से कम है ना, ये कम है, वैल्यू है उस वाले से। तो देखो आप, हमने यहां पर भी वही किया है, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस का जो वेपर प्रेशर है, यहां आइस का कुछ वेपर प्रेशर है, देख लो वो लिक्विड वाटर के रूम टेम्परेचर वाले वेपर प्रेशर से कम है। ये था 0.0032 और ये था समथिंग 0.002 के आसपास। ठीक है ना? तो क्या बच्चों, क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा था, -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस का वेपर प्रेशर कम है। ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब हमें इसे भी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है, तो हमने क्या किया था, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज किया था। तो देखो हम -10 डिग्री सेल्सियस पर हैं अभी, अब मैं धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा।
तो टेम्परेचर इंक्रीज करते गए वेपर प्रेशर इंक्रीज होता गया। जैसे ही आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही हो गया। समझ आई बात? तो क्या किया हमने, लिक्विड सॉल्वेंट के लिए तो हम ऐसे आ रहे हैं और सॉलिड के लिए हम ऐसे जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये कौन है बच्चों, ये है सॉलिड सॉल्वेंट। कौन है बच्चों, ये सॉलिड सॉल्वेंट। ये है हमारा सॉलिड सॉल्वेंट, यानी वही बात कि जो लिक्विड आपने यहां लिया था उसी का सॉलिड पार्ट है। तो एक बार दोबारा देखें बच्चों, क्या किया हमने। देखो, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड वाटर का कुछ वेपर प्रेशर था, ठीक है, वेपर प्रेशर था। आइस का -10 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वेपर प्रेशर है। तो हम क्या कर रहे हैं, आइस को इधर से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए। वाटर का टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। इसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ये अभी प्योर है, ये प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है और ये उसी का फ्रोजन सॉल्वेंट है, उसी से जमा हुआ फ्रीज हुआ प्योर सॉल्वेंट। तो ये प्योर की बात हो रही है। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर के, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसलिए बच्चों इसको डिनोट करते हैं किससे, इसको डिनोट किया जाता है बच्चों TF0 से। किससे डिनोट किया जाता है इसको, TF0 से। तो ये मेरी जो वैल्यू है बच्चों यहां पर, ये वैल्यू है मेरी TF0 की। किसकी वैल्यू है बच्चों, मेरी TF0। तो ये वाटर का हमारा प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट हो गया बच्चों, समझ आ गया। तो लिक्विड वाटर और आइस दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर सेम है और इस पॉइंट पर दोनों इक्विलिब्रियम पर हैं। यहां पर इस पॉइंट पर बच्चों, इस पॉइंट पर H2O लिक्विड एंड H2O सॉलिड यानी आइस दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात समझ आई। अब बच्चों हमें आगे क्या समझना है, अब बच्चों हमें समझना है कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और उससे फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। वही हमें इस ग्राफ के थ्रू समझना है। समझते हैं बच्चों, देखो बहुत बढ़िया है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, यानी पानी में सपोज हमने सॉल्ट, नमक ऐड कर दिया। जैसे ही हम सॉल्ट ऐड करेंगे, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे पहले इतना था। जैसे ही आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड करोगे तो जो रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पहले था प्योर वाटर का, अब उससे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर पहले लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर कुछ था, आपने उसमें यहां नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया। जैसे ही ऐड करोगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सपोज उसका वेपर प्रेशर यहां आ गया, सपोज उसका वेपर प्रेशर यहां आ गया, मेरे पास कुछ पहले से कम हो गया। क्या मिल गया अब हमें, सॉल्यूशन मिल गया। कौन मिल गया अब हमें, सॉल्यूशन। तो रूम टेम्परेचर पर हमने लिक्विड वाटर में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। सपोज यहां आ गया, इस पॉइंट पर कहीं आ गया हमारा वेपर प्रेशर, पहले से कम हो गया। ठीक है, अब हमें इस सॉल्यूशन को भी फ्रीज करना है। इस सॉल्यूशन को अगर मुझे फ्रीज करना है तो मुझे इसको क्या करना होगा, इसके सॉलिड पार्ट के साथ इक्विलिब्रियम मिलाना होगा। तो फिर वही बात सेम, हमें इसके टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो एक बात बताओ, ये ग्राफ किसका हुआ, मेरा सॉल्यूशन का। तो पहले तो आप ये बात समझो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो देखो लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, वो ऊपर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे है, यानी कि कम हो गया। ये बात क्लियर है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या यहां मुझे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया क्या?
पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था। क्या मुझे ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया? नहीं मिला बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी ये सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं आया। जब तक सॉल्यूशन और उससे फ्रीज होने वाला सॉलिड पार्ट दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएं, दोनों का वेपर प्रेशर सेम नहीं हो जाए, तब तक हम उसे फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। तो इसीलिए मुझे टेम्परेचर को और डिक्रीज करना होगा, मुझे इसके साथ टच करवाना होगा, इसको इसके साथ इक्विलिब्रियम में लाना होगा। तो मैं क्या करूंगा? टेम्परेचर को और डिक्रीज करूंगा, और डिक्रीज करूंगा, और डिक्रीज करूंगा। यहां पे आ गया। अब जैसे ही ये देखो बच्चों, यहां पर ये सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, इसको कहते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास आ गया TF। क्या कहते हैं इसको? TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस आ गया बच्चों ये। तो देखो कितनी बढ़िया बात हुई। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, आप अच्छे से देखो, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। पहले 0 पे फ्रीज हो रहा था प्योर वाटर पहले 0 पे फ्रीज हो रहा था, लेकिन अब सॉल्यूशन पीछे चला गया। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, यानी माइनस हो गया। यानी अब हमें अगर सॉल्यूशन को फ्रीज कराना है तो 0 से कम पे फ्रीज कराना होगा। तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ, वेपर प्रेशर रिड्यूस होने से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया, 0 से पीछे चला गया। आप देखो अच्छे से, यहां पर देख लो अच्छे से आप, ये वाली लाइन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करते गए, वेपर प्रेशर कम करते गए। जैसे ही ये सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आया, यहां दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। जहां वेपर प्रेशर सेम हो जाता है बच्चों, उसी को तो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये मेरे पास नया फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, जो किसका आया है? सॉल्यूशन का। मैंने देखा ये वैल्यू तो 0 से पीछे आ रही है, यानी कम आ रही है, डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को डिनोट करते हैं बच्चों डेल्टा TF से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा TF से। दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाता है। वेपर प्रेशर के कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। आई बात समझ? क्लियर है? तो क्या क्या कंक्लूजन निकला कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं लिक्विड वाटर प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया तो जो सॉल्यूशन मुझे मिला उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम है, इसीलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया? कम हो गया। अब मुझे नया इक्विलिब्रियम, देखो यहां पर पहले मुझे इक्विलिब्रियम यहां मिल रहा था, अब मुझे इक्विलिब्रियम यहां मिल रहा है। तो बताओ इक्विलिब्रियम नीचे शिफ्ट हो गया नहीं हो गया? यहां पर पहले लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में थे, अभी भी वो यहां पर क्या है? इक्विलिब्रियम पर है। पहले फ्रीजिंग पॉइंट यहां था प्योर सॉल्वेंट का, अब फ्रीजिंग पॉइंट यहां है सॉल्यूशन का। तो इक्विलिब्रियम नीचे शिफ्ट हो गया, तो वेपर प्रेशर कम हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, वो भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। अब इस ग्राफ को बच्चों आप अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से यहां से भी देख सकते हैं। देखिए बच्चों, वही ग्राफ है बच्चों, आप इसको अच्छे से यहां से नोट कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट है, इसी ग्राफ को हमने अच्छे से बना रखा है। देख लो आप, लिक्विड सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। जैसे यहां पर पहुंचा, यहां पर हमें मिल गया प्योर वाटर यानी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज TF0। आइस का टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया, 0 पर पहुंच गया, फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया हमें। दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, कहां तक पहुंचाना है हमें उसको? सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के जब तक वो सेम नहीं हो जाए तब तक हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना है। डिक्रीज करते गए यहां पर आके इक्विलिब्रियम मिल गया, नया फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो TF0 ज्यादा है ना, क्योंकि इधर से इधर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो सपोज वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 था, अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उसके पीछे आ रहा है, यानी कि डिक्रीज हो गया। तो वेपर प्रेशर कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, दैट इज डेल्टा TF। तो यहां कौन बड़ा है? TF0 इज ग्रेटर देन TF0, यानी प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है।
आ गई बात समझ? क्लियर है? तो देखो बच्चों, when a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases, which causes lowering of the freezing point. यही तो मैंने आपको बताया, वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो जाता है. एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर. सही बात है. पहले वेपर प्रेशर यहां था, पहले वेपर प्रेशर मेरा यहां था, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हो गया. देखो अब मुझे नया वेपर प्रेशर यहां मिल रहा है और ये वेपर प्रेशर अब किसके इक्वल हो गया? सॉलिड सॉल्वेंट के. दैट इज क्लियर बात. अब बच्चों एक बात और, मुझे एक बात बताओ, यहां जो सॉल्यूशन है, पहले प्योर वाटर था, आपने प्योर वाटर में सॉल्ट NaCl डाल दिया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ये बात भी हम समझ गए. तो मुझे एक बात बताओ, यहां फ्रीजिंग पॉइंट कम किसका हो रहा है? सॉल्यूशन का हो रहा है, बात तो सही है, बट सॉल्यूशन में भी एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम हो रहा है? वाटर का बच्चों, क्योंकि फ्रीज तो अभी भी वाटर ही हो रहा है, क्योंकि जो NaCl या आपने जो सॉल्यूट डाला वो तो सॉलिड है, वो तो पहले से सॉलिड है, वो तो फ्रीज होगा नहीं. तो एक्चुअली फ्रीज अभी भी हमारा यहां पर वाटर यानी लिक्विड सॉल्वेंट ही हो रहा है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सॉल्यूशन, जब प्योर वाटर में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हो तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट पर, इस नए फ्रीजिंग पॉइंट पर आपको कौन फ्रीज होके मिलता है? वाटर, सॉल्यूट या दोनों, या पता नहीं. तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिर्फ वाटर. फ्रीज अभी भी वाटर ही हो रहा है, पहले भी फ्रीज वाटर ही हो रहा था, यहां पर भी फ्रीज वाटर ही हो रहा है, इसीलिए तो हमने उसको सॉलिड सॉल्वेंट लिखा है, इसीलिए हम उसके इक्वल लेकर आए हैं दोनों को. तो यहां पर भी आइस है, यहां पर भी आइस था, यहां पर भी आइस है. फ्रीज पहले भी वाटर हो रहा था, फ्रीज अभी भी वाटर हो रहा है. बस पहले डिफरेंस इतना था, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, अब आपने उसमें नमक, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज कुछ भी डाल दिया तो अब वही वाटर 0 से कम पे फ्रीज हो रहा है. तो फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉलिड सॉल्यूट तो अलग हो जाएगा, लेकिन फ्रीज अभी भी वाटर ही होगा, क्योंकि वो तो पहले से सॉलिड है सॉल्यूट. तो ये बात ध्यान रखना बच्चों. क्लियर है बात? क्लियर है? ओके. आगे देखें बच्चों. ओके बच्चों, मैंने अभी आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ के थ्रू समझाया कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा कम हो जाता है. यह भी हमने पढ़ा था. अब उसी को हम थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझते हैं. तो देखिए बच्चों, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम जानते हैं कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. आइस का भी कितना होता है? यानी फ्रीजिंग पॉइंट हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस. अगर आप स्ट्रक्चर देखो बच्चों, तो प्योर वाटर का स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा डिसऑर्डर्ड है. डिसऑर्डर्ड मतलब मोशन जो है यहां पर पार्टिकल्स का ज्यादा है, मींस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. ये तो हो गई नॉर्मल बात, पार्टिकल ज्यादा मोशन में है क्योंकि लिक्विड है, मूवमेंट ज्यादा है. आइस की स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये कंपैरेटिवली ऑर्डर्ड है, काइनेटिक एनर्जी कम है, मोशन कम है इसके कंपैरिजन में. ये नॉर्मल बात हुई बच्चों. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें प्योर वाटर की इस स्ट्रक्चर को आइस की स्ट्रक्चर में लाना है, यानी डिसऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड लाना है, अच्छे से देखो पार्टिकल्स यहाँ अच्छे से अरेंज्ड हैं, यहाँ पार्टिकल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. तो पार्टिकल्स, प्योर वाटर के पार्टिकल्स को अगर हमें डिसऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड फॉर्म में लाना है तो हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. ये बात तो नॉर्मल हो गई. अब हम प्योर वाटर में नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर देंगे. देखो हमने ऐड कर दिया. तो ये कौन है बच्चों? ये है सॉलिड सॉल्यूट, जो कि कौन है? नॉन वॉलेटाइल है. हमने पढ़ा था जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वो सरफेस पर क्या करते हैं? अपनी कुछ जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो जब वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर चले जाएंगे. तो हमने पढ़ा था वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पर थोड़े कम हो जाते हैं. सही बात है. जब वो सरफेस पे थोड़ा कम हो गए तो पार्टिकल्स के बीच में डिसऑर्डरनेस पहले से और बढ़ गया. ऑब्वियस ही बात है, मोशन और बढ़ गया क्योंकि सॉलिड उनको दूर करता जा रहा है. पानी में नमक डालोगे तो नमक वाटर को, क्योंकि वो खुद भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या करेगा? दूर करेगा. तो डिसऑर्डरनेस पहले से और बढ़ गया बच्चों. डिसऑर्डरनेस पहले से और बढ़ गया, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले से और ज्यादा बढ़ गई. इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहां से यहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और बढ़ गई.
तो यार ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब यहां मोशन और बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है अब इस डिसऑर्डर को ऑर्डर्ड फॉर्म में लाने के लिए, यानी इस काइनेटिक एनर्जी को और कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हमें टेम्परेचर को, काइनेटिक एनर्जी कब कम होती है? जब टेम्परेचर कम करोगे आप। तो काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए हमें टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोसीजर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अब ऑब्वियस सी बात है मोशन ज्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा हो गई प्योर के कंपैरिजन में। किसकी? वाटर के मॉलिक्यूल्स की और ज्यादा हो गई। तो उनको पास लाने के लिए, सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए, उनके मोशन को और कम करने के लिए हमें टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 0 से कम पे करना पड़ेगा। तो 0 से कम पर करने का मतलब हमें माइनस में जाना पड़ेगा, नेगेटिव में जाना पड़ेगा। देखो फ्रीज हो गया। अब मुझे बताओ फ्रीज कौन हो रहा है? देख लो, मैंने कहा था ना सॉल्यूशन, ये हमारा है कौन? ये हमारा सॉल्यूशन है। तो फ्रीज अभी भी कौन हो रहा है? वाटर ही हो रहा है। ब्लू कलर के पार्टिकल्स, दैट इज वाटर के पार्टिकल्स ही फ्रीज हो रहे हैं। सॉलिड तो पहले से सॉलिड है उस वो, और क्या फ्रीज होगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट पर ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही सॉलिडिफाई होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर, जो हमारा सॉलिड पार्ट है वो अलग हो जाता है। बस क्लियर है? समझ आई बात? और हम यहां जानते हैं वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। क्लियर? ओके, ये बात हमने पढ़ी। अब हम बच्चों नेक्स्ट बात देखते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो TF नॉट है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है। डिफरेंस जनरेट हो गया, इसी को कहते हैं डेल्टा TF, हाइयर माइनस लोअर। बॉइलिंग पॉइंट में याद करो TB माइनस TB नॉट था, वहां सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। यहां उल्टा हो रहा है, यहां सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। हो गया ना डिफरेंस? दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, तो देखो ये डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो TF नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, बात क्लियर है? यहां तक समझ आ रही है? अच्छा बच्चों देखो, मैंने क्या कहा था कि वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। हमने ग्राफ में वैल्यूज के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल थी वो बात, हमने समझी थी। तो देखो ये बात हम लेकर आए, ये कौन है हमारा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग जितनी ज्यादा होगी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी भी उतनी ज्यादा होगी। डेल्टा TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, डिप्रेशन, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और हम जानते हैं डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू NB अपॉन NA होता है, रिलेटिव मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर हमने वही डेरिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट में किया था, सेम वही डेरिवेशन यहां पर भी होगा, जिसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा? मोलैलिटी निकल के आएगा, स्मॉल m, है ना। तो ये डेरिवेशन अब सेम उसी की तरह आगे कंटिन्यू करेगा, सेम एज इट इज रहेगा। तो देखो बच्चों, अब तो मेरे पास यहां पर क्या फॉर्मूला आया? मेरे पास यहां पर बच्चों फॉर्मूला आ गया, क्या बताइए? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया मेरे पास। ये मेरे पास रिलेशन आ गया, जैसे डेल्टा TB का रिलेशन आया था, मैंने कहा था अब हमको डायरेक्ट लर्न करना है। तो इसके डेरिवेशन के बाद, जो कि हमें बिल्कुल नहीं देखना है डेरिवेशन, ये लास्ट मेरे पास रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन हम वहां बॉइलिंग पॉइंट वाले में देख चुके हैं। क्लियर है बात? तो ये मेरे पास फाइनल रिलेशन आ गया बच्चों, ये अब हमें लर्न करना है। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। क्लियर है बात? समझ आ रही है? व्हाट इज KF? KF को कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां एलिवेशन था इसलिए एलिवेशन कांस्टेंट कहा था, यहां इसको डिप्रेशन हो रहा है इसलिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का जो स्टडी होता है वो क्रायोस्कोपिक होता है, उसे क्रायोस्कोपी कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अब देखो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी का मतलब वही बात NB अपॉन W इन kg।
तो जो मोलैलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो हम सीधा सीधा यहां से भी देख सकते हैं ना कि डेल्टा टीएफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, या बोलो रिलेटिव मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ क्या हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? हाँ, हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो, हेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डेल्टा टी ए प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैलिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ रही है बात? क्लियर है? अब बच्चों वही इंपॉर्टेंट बात, क्या आई भूल गए ना आप लोग बच्चों? आई को मैंने कहा था आई हमें नहीं भूलना है। यहां हमें किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? आई से। तो हमारा एक्चुअली फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? के एफ मल्टीप्लाई आई इंटू मोलैलिटी। तो एक्चुअली आपको कौन सा फॉर्मूला लर्न करना है? ये वाला। तो मैंने क्या कहा था, जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी हमें आई से मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी अभी तक हमने? 3, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीनों में ही हमें आई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वही हमें बताएगा कि इनमें क्या चेंज आएगा, इनकी स्टडी हमें वही हेल्प करेगा। इसलिए आगे आई से मल्टीप्लाई तो करना ही है, क्योंकि देखो आगे सॉल्यूट के मोल्स आ रहे हैं ना, और सॉल्यूट के मोल्स है ना, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए आई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फाइनल आपका फॉर्मूला आ गया। बच्चों समझ आ रही है बात? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अब। के एफ डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वही बच्चों जैसा के बी में कहा था, के बी सिर्फ सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, वैसे ही जो के एफ है वो भी सिर्फ सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसा रिलेशन वहां था वैसा रिलेशन देखो यहां पर भी है, सेम उसी की तरह रिलेशन यहां पर भी आया है। फिर वही यहां टी एफ नॉट कौन है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं है बच्चों। तो बच्चों ये जो वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होंगी, जैसे केबी में हमने कहा था, सेम वही बात डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। हर सॉल्वेंट की वैल्यू केएफ की डिफरेंट होगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। लेकिन वाटर के लिए अगर हम चाहें तो उसको लर्न कर सकते हैं। वाटर के लिए केएफ की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। मैंने कहा था हम केल्विन की जगह इसको डिग्री सेल्सियस, केल्विन की जगह हम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, उससे वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू यही रहेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में इसकी वैल्यू इतनी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू इतनी होती है बच्चों 273.15। तो आप हमेशा यही वैल्यू लेकर चलो, अप्रॉक्स मत करो इसको, ताकि आपका आंसर हमेशा एग्जैक्ट आएगा। फिर बात समझ में आ रही है? ये वाटर की वैल्यू हो गई बच्चों। अब स्पेशल पॉइंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेली लाइफ में कुछ एप्लीकेशन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन का। डेली लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, वो हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहला एप्लीकेशन है इथाइलिन ग्लाइकॉल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, ठीक है, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, इज एडेड इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन कोल्ड रीजन्स टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह से बच्चों ये रेडिएटर होता है व्हीकल्स का, उस व्हीकल्स के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करते हैं विद वाटर। विद वाटर इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया जाता है इस कार के रेडिएटर्स में, व्हीकल के रेडिएटर्स में। क्या मतलब है इसका बच्चों? अगर आपने देखा हो गाड़ी जो भी हम व्हीकल चलाते हैं फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर में आपने देखा हो हम रेडिएटर में वाटर ऐड करते हैं। वो वाटर क्यों ऐड करते हैं? एक्चुअली जब व्हीकल हमारा चलेगा तो इंजन गर्म होगा, उस इंजन को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। वाटर क्या करता है? हमारे इंजन को क्या करता है? ठंडा करता जाता है। जैसे जैसे इंजन गर्म होगा वो वाटर एज अ कूलेंट काम करेगा, उसको ठंडा करता जाएगा। ये बात तो नॉर्मल हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम कोल्ड कंट्रीज में चले जाएं, कोल्ड रीजन में चले जाएं, तो वहां टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है, -10, -20, -30 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है कुछ कंट्रीज में टेम्परेचर। तो सोचो आपने व्हीकल में पानी भरा हुआ है, व्हीकल में पानी भरा हुआ है एज अ कूलेंट करने के लिए कि भैया इंजन जब गर्म होगा तो वाटर को ठंडा करता जाएगा। लेकिन कोल्ड कंट्रीज में जो वाटर है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है।
लेकिन वहां तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 से भी कम है, -10 -20 है, और वाटर तो 0 पे ही फ्रीज हो जाता है। तो सोचो जो व्हीकल है उसमें जो आपने वाटर भरा है रेडिएटर में, वो तो फ्रीज हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, आइस फॉर्म में आ गया। क्या अब वो एज अ कूलेंट अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं बच्चों, वो सॉलिड पार्ट हो गया है अब, बल्कि वो तो इंजन को ब्लॉक भी कर सकता है। क्या इंजन को ब्लॉक भी कर सकता है, इसलिए अब इंजन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कोल्ड रीजन, कोल्ड कंट्रीज में वाटर हम चाहते हैं फ्रीज ना हो, क्योंकि वो 0 पे फ्रीज हो जाएगा और वहां टेम्परेचर 0 से कम होता है, तो वाटर तो फ्रीज होना ही है कोल्ड कंट्रीज में। इसीलिए वाटर में वहां पहले से ही इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है, ऐड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, जो भी आज हमने पढ़ा अच्छे से। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। आपने जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, यानी अब वाटर 0 पे फ्रीज नहीं होगा, 0 से माइनस पे चला जाएगा, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो अब आप जितना इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करते जाओगे, वाटर का उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, यानी वाटर जल्दी से फ्रीज नहीं होगा। तो डिपेंड करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर पर, कंट्री कैसी है, रीजन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वहां इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को जितना ज्यादा कम करना होगा, उतना ज्यादा इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करेंगे। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या कर रहा है? वाटर को फ्रीज होने से रोक रहा है, वाटर को आइस में कन्वर्ट होने से रोक रहा है। मींस वाटर को और इथाइल अल्कोहल जब आप मिक्सचर बनाते हो तो वो एक होमोजीनस मिक्सचर की फॉर्म में रहता है, सॉलिड पार्ट में नहीं आ पाता है। बात समझ आ रही है? लेकिन हाँ, कोई भी आइडियल चीज तो होती नहीं है बच्चों, हम जानते हैं आइडियल इज नॉट पॉसिबल। तो आप इथाइलिन ग्लाइकॉल जो वाटर में ऐड करते हो, तो क्या ये जरूरी है कि पूरा का पूरा वाटर फ्रीज होने से बच जाए, प्रोटेक्ट हो जाए? नहीं, ऐसा आइडियली नहीं हो सकता। आप इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड कर रहे हो सपोज 100 ग्राम वाटर में, सपोज 100 ग्राम वाटर में आपने इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ने सपोज 100 ग्राम में से 95 ग्राम वाटर को फ्रीज होने से प्रोटेक्ट कर लिया, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। सपोज 5 ग्राम वाटर इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ ऐड नहीं हो पाया, तो 5 ग्राम वाटर हमारा फ्रीज हो जाएगा, यानी वो किस फॉर्म में आ जाएगा? आइस फॉर्म में आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? अच्छे से सुनना, इसका न्यूमेरिकल भी करना है हमें आगे, कि आप जब वाटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करते हो तो इथाइलिन ग्लाइकॉल पूरा का पूरा वाटर फ्रीज कर दे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर सपोज कुछ वाटर फ्रीज हो गया, फ्रीज होने से नहीं बच पाया, तो वो आइस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये अभी हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी, इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में भी समझाऊंगा अच्छे से। तो अभी हमको क्या समझना है कि वाटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। अब वाटर 0 पे फ्रीज नहीं होता, माइनस पे फ्रीज होता है, जल्दी से फ्रीज नहीं होता, तो अब वाटर एज अ कूलेंट काम करेगा और इंजन वर्क करेगा। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कैम्फर। अगर हम बात करें कैम्फर की, कपूर, तो देखो कैम्फर इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिंस इट्स केफ वेरी हाई। ये बच्चों एक प्रैक्टिकल बात है, वैसे तो हमें डायरेक्ट लर्न ही करनी है, इसका एक प्रैक्टिकल पूरा मेथड होता है, उस मेथड में हमें नहीं जाना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कैम्फर यानी कि कपूर इस तरह से होता है। अगर हम नॉर्मली समझना चाहें तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। KF बहुत ज्यादा होगा तो डेल्टा TF यानी जो चेंज है वो बहुत ज्यादा आएगा। चेंज बहुत ज्यादा आएगा तो हम उसको मेजर इजीली कर पाएंगे। जब भी कोई चेंज ज्यादा आता है तो हम उसको अच्छे से मेजर कर पाएंगे, उसमें एरर कम आएगी। एरर कम आएगी और एरर कम आएगी तो फिर हम उसका मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में हम जानते हैं नीचे मोलर मास आता है, जानते हैं ना हम। तो KF ज्यादा होगा तो डेल्टा TF बहुत ज्यादा होगा, चेंज अच्छे से मेजर कर पाएंगे तो हम वैल्यू यानी मोलर मास अच्छे से मेजर कर पाएंगे। तो ये हमको प्रैक्टिकल बात है बच्चों, डायरेक्ट लर्न ही रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कैम्फर का KF ज्यादा होता है। और एक रिलेशन अभी हमने पढ़ा था बच्चों पीछे, अगर आपको ध्यान हो, ये वाला, ये जो रिलेशन पढ़ा था इसमें देखो ये रहा मोलर मास। तो अगर KF बहुत हाई होगा तो आप मोलर मास की वैल्यू आपको हाई मिलेगी, यानी आप मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो कैम्फर का KF बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उसका मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है?
टू क्लियर द आइस फ्रॉम रोड्स सॉल्ट्स आर यूज्ड बिकॉज इट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग बिकम्स इजी। बच्चों आपने देखा होगा कि कोल्ड कंट्रीज में स्नोफॉल होता है, स्नो होता है, तो रोड पर बहुत सारा आइस जमा हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो इतना सारा जो आइस जमा हो गया है उसको क्लियर कैसे किया जाता है? तो अगर आपने कभी सुना हो या देखा हो तो उस आइस को क्लियर करने के लिए वहां पर सॉल्ट्स डाले जाते हैं। बहुत सारा ट्रक भर भर के सॉल्ट वहां पे स्प्रे किया जाता है, डाला जाता है। सॉल्ट मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो होता क्या है बच्चों, वही कॉन्सेप्ट हमारा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आप आइस में डालोगे, जो आइस वहां जमा है रोड पे। अब सॉल्ट आइस की सरफेस पे जाएगा, आइस की सरफेस पर जब जाएगा तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। और तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा तो पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम में था, फ्रीज था आइस। सॉल्ट सरफेस पे गया, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, तो सरफेस से वाटर आइस जो है हमारा वो अब मेल्ट होता जाएगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो गया ना, वो फ्रीज नहीं रह पाएगा, वो फ्रीज नहीं रह पाएगा। तो वहां से सरफेस से हमारा आइस धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा और धीरे धीरे रोड से आइस हटता जाएगा, है ना। इस तरह से देखो बच्चों, अगर आपने देखा हो ये पूरा ट्रक भर भर के सॉल्ट्स आइस में डाले जाते हैं। स्नो जो जम गया है उस रोड को ब्लॉक जो हो गया है उसको ब्लॉक को हटाने के लिए, रोड को क्लियर करने के लिए प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, बट अ वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन फ्रीजेस एट अ लोअर टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली बात है, अब आपके पास जो सॉल्यूशन बन गया है, आपने आइस में सॉल्ट डाला, अब आपके पास सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो प्योर वाटर से कम होता है, तो वो इस फॉर्म में, फ्रीज फॉर्म में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 से कम हो गया है, माइनस में चला गया है। तो आइस धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा और रोड क्लियर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हुए बच्चों, ये क्लियर है, यहां तक समझ आई तीनों बातें? ओके बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मच ग्राम ऑफ ग्लाइकॉल? ग्लाइकॉल इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसका हमसे मास पूछा है। डिजॉल्व इन 5 लीटर वाटर, दैट इज सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है, सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इतना। तो बच्चों आपको गिवन है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -6 डिग्री सेल्सियस, सही बात है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर से कम होता है, क्लियर। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है, करते हैं बच्चों कैसे। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, यहां मल्टीप्लाई में आई होता है। बच्चों ग्लाइकॉल इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लाइकॉल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए उसका I = 1 होता है। ये ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। तो जब आप इससे इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। तो देखो KF की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वाटर की 1.86, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी TF की वैल्यू आपको गिवन है -6, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0। तो TF नॉट की वैल्यू बच्चों मैंने पुट कर दी 0, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है -6, KF की वैल्यू हमें गिवन है, मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया 62। अब नीचे होता है बच्चों सॉल्वेंट का मास इन किलोग्राम, मोलैलिटी के फॉर्मूले में होता है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बच्चों ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी किया था। आपको वाटर का वॉल्यूम दिया है, लेकिन आपको वाटर का यहां पर मास चाहिए केजी में। तो हम वाटर की डेंसिटी जानते हैं ना बच्चों, 1 ग्राम पर ml होता है। 1 ग्राम पर ml को हम 1 kg पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों 1 लीटर का मास 1 kg है, 1 लीटर वाटर का मास 1 kg है, तो 5 लीटर वाटर का मास 5 kg हो जाएगा। 5 लीटर वाटर का मास 5 किलोग्राम हो जाएगा। हमने यहां पुट कर दिया, किलोग्राम में ही पुट करना है बस। अब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास यहां से सॉल्यूट का मास आ गया 1000 ग्राम, और मैं 1000 ग्राम को 1 kg भी लिख सकता हूं अगर मेरे से ऑप्शन में kg में पूछ लेगा तो। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट था बच्चों इसमें कि 1 kg 1 लीटर के लिए होता है, तो 5 लीटर के लिए 5 kg हो जाएगा। ओके, समझ आया, अच्छे से नोट कर लीजिए, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है बच्चों हम लोगों को। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.45 ग्राम KCl विच इज 50% आयनाइज्ड, 50% आयनाइज्ड होगा कब, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम वाटर, देन फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगेन बच्चों बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन ध्यान रखना KCl
एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा भी गिवन है, और जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है तो हम डायरेक्ट I इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। तो देखो बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको KCl का मास कितना दिया हुआ है 7.45 ग्राम, वाटर का आपको मास दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है। अल्फा आपको गिवन है कितना 50%, 50% को मैं लिख सकता हूं 50/100, दैट मीन्स 0.5। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको पता है वाटर का TF नॉट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा क्या जा रहा है TF, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। तो अब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, तो बच्चों हम जानते हैं डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M होता है। तो सबसे पहले हम I निकाल लेते हैं। I का रिलेशन मैंने आपको बताया था 1 + n-1 इंटू अल्फा फॉर आयनाइजेशन डिसोसिएशन। N की वैल्यू बच्चों KCl में एक पोटेशियम है और एक Cl- है, तो ये कैसे आयनाइज होगा, इस तरह से आयनाइज होगा। तो कितना हो गया N का वैल्यू 2 हो गया, तो इसके लिए N की वैल्यू हो गई बच्चों मेरे पास 2। मैंने यहाँ N की जगह पे देखो 2 पुट कर दिया। अल्फा कितना गिवन है 0.5, सॉल्व किया I की वैल्यू आ गई 1.5। अब सिंपल इस I की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1.5। KF की वैल्यू बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर मैंने कहा था वाटर के लिए हमें लर्न करना है। वैसे इन एग्जाम गिवन होती है बच्चों, बट हमें लर्न नहीं कर ले तो अच्छा है। KF की वैल्यू हमें गिवन है। मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय KCl का मोलर मास। बच्चों पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो टोटल करोगे तो मोलर मास आएगा 74.5। तो मास अपॉन मोलर मास हमने वहां से निकाल लिया। आपको वाटर का मास गिवन है 500 ग्राम, सॉल्वेंट का मास गिवन है ग्राम में, केजी में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया हमने। अब तो सिंपल हम सॉल्व करेंगे। डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, TF नॉट माइनस TF। क्या होता है ये TF नॉट माइनस TF। TF नॉट वाटर के लिए होता है 0 माइनस TF। मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF पूछा है मेरे पास, ये आया, तो ये मेरे पास आया माइनस TF इक्वल्स टू इतना। तो ये माइनस एक्चुअली कहां लग जाएगा बच्चों, यहां। इट इज अ मैथमेटिक्स। तो एक्चुअली TF की वैल्यू है आपके पास -0.558 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ, क्लियर है। तो सिंपल I में N की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 लाइक दिस। अल्फा गिवन था, I की वैल्यू यहां पुट की। KF हमें गिवन नहीं है बट हमें वाटर का याद है। मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने यहां से निकाल लिया। सॉल्वेंट का मास ग्राम में गिवन था, वाटर का केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। TF नॉट की वैल्यू बच्चों हमें पता है 0 होती है। TF हमें फाइंड आउट करना है, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, समझ आया।